नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर भारत लगभग 40 साल से अपने साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेज रहा है। तो ये 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन क्यों खास है और मेनली भारत की हिस्ट्री क्या है एंटार्क्टिक एक्सपेडिशंस की, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यू हैव टू सर्च फॉर महिपाल राठौड़ ऑन टेलीग्राम। अब इस लेक्चर की शुरुआत में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों के लिए। ये व्यक्ति जो खड़ा है इस फोटोग्राफ में, ये कौन है? वैसे बहुत आसान है इसको गेस करना। कमेंट में बताइए इनका नाम क्या था और इनके देश का नाम क्या था। क्या आप ये झंडा पहचान सकते हैं कि किस देश का झंडा है? हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है बट स्टिल बचपन में जरूर नाम सुना होगा आपने। एक हिंट दे देता हूं, ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। ये फोटो एंटार्क्टिका पर लिया गया था। अब स्टडी आईक्यू यूपीएससी की तैयारी के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी मदद से आप घर बैठे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इसमें दिए गए सभी फीचर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोर्स में ना केवल वीडियो लेक्चर्स हैं बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देंगे। ये एज आपको ना ऑफलाइन कोचिंग में मिल पाएगा ना ही दूसरे अन्य ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मिल पाएगा। इस कोर्स की ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट करें। ये कोर्स मोबाइल पर और कंप्यूटर, लैपटॉप दोनों पर उपलब्ध होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स संबंधित तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर जो चैट बॉक्स है वेबसाइट पर, वहां पर अपना डाउट डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। 5 जनवरी 2021 को भारत ने अपनी 43 मेंबर की टीम को रवाना किया एंटार्क्टिका के एक्सपेडिशन के लिए। यह बात याद रखिएगा कि भारत के जितने भी एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन है वो गोवा से निकलते हैं, क्योंकि गोवा में क्या स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च। तो NCPOR गोवा में स्थित है। वहीं से हमारा पूरा एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन चलता है। रिसर्च वगैरह सब काम वहीं पर होता है, पूरी तैयारियां वहां से होती हैं और फिर वो एक्सपेडिशन निकल जाता है जहाज के रास्ते से। अगर आपने कभी एंटार्क्टिका का मैप नहीं देखा तो प्लीज यहां पर पॉज करके 30 सेकंड्स तक इस मैप को अच्छे से स्टडी कीजिए। साउथ पोल भी इसमें नजर आ रहा है और मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर भी इसी मैप में आपको मिल जाएगा। तो भारत का 43 मेंबर क्रू इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका 5 जनवरी को गोवा से रवाना हुआ। ये उन्हीं के रवाना होने की तस्वीरें हैं। तो ये हमारा 40वां एक्सपेडिशन है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और मोरमुगांव पोर्ट गोवा से ये रवाना हुआ है। दे हैव सेट सेल फॉर साउथ पोल। मोस्टली यही रूट रहता है कि जहाज जो है वो गोवा से निकलते हैं और फिर एंटार्क्टिक तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लाइट से सप्लाई करी जाती है तो उसके लिए हम साउथ अफ्रीका को यूज करते हैं एज ए इंटरमीडिएट पॉइंट। ये एक पुराना मैप है 2013 का। जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेडिशन में ऐसा ही हो। 2013 वाले में ये रूट रहा था। तो हमारे जो बेस हैं, साइंटिफिक बेस हैं, वहां पर उनको इस तरह से सप्लाई किया जाता है या रीसप्लाई किया जाता है। तो अभी जो ये वाली टीम है 43 मेंबर्स की, इसमें ना केवल साइंटिस्ट बल्कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस सभी शामिल हैं। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रू होता है। बहुत ही वैरायटी ऑफ साइंस बैकग्राउंड के लोग इसमें होते हैं। इसमें मेडिकल डॉक्टर से लेकर साइंटिफिक रिसर्चर्स जो एल्गी वगैरह पे रिसर्च करते हैं वो भी होते हैं। हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। अब इस बार जिस जहाज पर ये जा रहे हैं इसका नाम है MV वसीली गोलोवनिन। तो ये एक आइस ब्रेकर शिप है। ये स्पेशल प्रकार के जहाज होते हैं जो बर्फ में, इस तरह से जब समुद्र में बर्फ जम जाती है तो इसको काटते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आम जहाज आगे नहीं बढ़ सकता, बर्फ में फंस जाता है। लेकिन आइस ब्रेकर शिप्स इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। उनमें स्पेशल इक्विपमेंट होता है बर्फ को तोड़ने के लिए। अब इस बार का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कोविड-19 एंटार्क्टिका पर वैसे तो पहुंच चुका है। यूएस का जो बेस है वहां पर वो वायरस पहुंच गया था। कुछ लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब भारत के बेस में ये वायरस ना फैल जाए, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। तो हर चीज को ढंग से सैनिटाइज करना, लोगों को क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है, वरना एंटार्क्टिका में कोविड-19 हमारे साइंटिस्ट के लिए या टीम मेंबर्स के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो इस एक्सपेडिशन से हमें क्या उम्मीदें हैं? किस तरह का रिसर्च भारत वहां पर करता है? तो देखो, पोलर रीजन में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सी लेवल राइज, एरोसोल प्रॉपर्टीज, सी कवर में कितना वेरिएशन आ रहा है, एंटार्क्टिका हेज क्या होता है, ओजोन कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इन सभी बातों के बारे में रिसर्च करा जाता है। इनके बारे में हमें कई जानकारियां मिलती रहती है। कुछ महीने पहले एंटार्क्टिका में एक ग्रीन लेयर छा गई थी। वो क्यों हुआ था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो उसे देखिए। और ये जो फिनोमिना है ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम टाइमली सॉल्व कर सकें, इसीलिए एंटार्क्टिक जाकर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। तो 40th एक्सपेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट था लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ड्यू टू कोविड-19। और ऑलरेडी हमारा जो वहां पर क्रू
रह रहा है उसको रिलीव करना भी टाइमली जरूरी था। 15 महीने से ऑलरेडी वहां भारत की एक टीम है, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर साइंटिस्ट वहीं बैठा रहेगा, उसको भी तो घर आएगा कभी ना कभी। तो 15-16 महीने का उनका ऑलरेडी टेन्योर वहां हो चुका है। उसके बाद ये जहाज इन नए लोगों को लेकर जाएगा और पुराने वाले वापस लौट कर आ जाएंगे। तो इस तरह से रोटेशन चलता रहता है एंटार्क्टिका में साइंटिफिक मिशंस में। तो ये वाला जो एक्सपेडिशन है ये ना केवल इन लोगों को लेकर जाएगा बल्कि खाना, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को भी लेकर जाएगा। इस एक्सपेडिशन में ऑयल सप्लाई किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो आईओसीएल ने ये इस बार ऑयल सप्लाई किया है और ये नॉन एविएशन कस्टमर है। तो ये बहुत खास बात है कि ये कोई एयरलाइन कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा जो एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन है उनको जेट फ्यूल सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहां पर वो काम आता है एविएशन सपोर्ट में। अगर लोकली कभी हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ाने हो उसके लिए, या फिर पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, या फिर स्नो मोबाइल है, उनमें भी काम आता है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वहां स्नो मोबाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले एक्सपेडिशन तक 39th एक्सपेडिशन तक भारत फ्यूल दूसरे देशों से खरीदता था। हमारे पास इस क्वालिटी का जेट फ्यूल भारत देश में उपलब्ध नहीं था। तो इंडियन ऑयल ने इस बार ये अच्छा चैलेंज लिया और उन्होंने फ्यूल सप्लाई किया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक पार्ट है। अगर कभी आत्मनिर्भर भारत के एग्जाम्पल देने हो तो इस एग्जाम्पल को भी डाल देना, अच्छा फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो इंडियन ऑयल ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च को पूरा सप्लाई किया है हर तरह का फ्यूल, चाहे वो एविएशन जेट फ्यूल हो या अन्य प्रकार के फ्यूल्स हों। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर इस वक्त आपको एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अप टू रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन तक आप हमारे कोर्स पर रिपब्लिक 10 कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड को याद रखिएगा और इस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को जरूर अवेल कीजिए। अब अगर हम बात करें कि भारत का एंटार्क्टिका में क्या इतिहास रहा है, तो 1971 में पहला भारतीय व्यक्ति परमजीत सिंह सेहरा, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल अहमदाबाद में काम करते थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया। भारत सरकार ने उन्हें वहां भेजा एज पार्ट ऑफ द सोवियत टीम। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका। लेकिन ये ट्रिप मेनली इसरो और पीआरएल ने ऑर्गेनाइज करी थी और इसका जो एम था वो साइंटिफिक नहीं था, मिलिट्री एम था। वहां पर सोवियत रॉकेट मेट्रोलॉजिकल लॉन्च स्टेशन था, वहां पर उन्होंने कुछ कोलैबोरेशन के लिए इन्हें भेजा था। तो मिलिट्री एम था, साइंटिफिक उस वक्त एम नहीं था। मिस्टर परमजीत सेहरा ने उस वक्त सोवियत मिर्नी एंटार्क्टिक ऑब्जर्वेटरी को भी विजिट किया था। पूरे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का सरकम नेविगेशन यानी पूरे गोल चक्कर उसका लगा दिया था आइस ब्रेकर शिप नावेरिन पर, और बाद में उन्हें सोवियत एंटार्क्टिका मेडल भी दिया गया। लेकिन 1981 में भारत ने यह तय किया कि हम अपना खुद का एंटार्क्टिका रिसर्च प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट शुरू किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, और अब यह आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, ये अब भारत के एंटार्क्टिक रिसर्च को ओवरसी करता है। तो डिपार्टमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो 1981 दिसंबर में भारत ने अपना पहला एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया। ये भी गोवा से हुआ था, लेकिन उस वक्त सप्लाईज के लिए हमें मॉरिशस में रुकना पड़ा, हमारे पास इक्विपमेंट सप्लाईज होती नहीं थी। उस समय भारत एंटार्क्टिक ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं था। तो टेक्निकली भारत का एंटार्क्टिका जाना अलाउड नहीं था इंटरनेशनल नियमों के अनुसार या एंटार्क्टिक ट्रीटी के अनुसार। क्योंकि क्या है कि देखो, एंटार्क्टिक ट्रीटी ये कहती है कि वहां पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए एंटार्क्टिका में, जबकि भारत 1950 और 60 के दशक में ये मत रखता था कि वहां पर माइनिंग होनी चाहिए, कि हम माइनिंग वहां पर कर सके भविष्य में। तो इसलिए भारत ने ज्वाइन एंटार्क्टिक ट्रीटी को नहीं किया था। तो दूसरे देशों ने काफी ऑब्जेक्शन उठाया था उस वक्त कि भारत जब इस ट्रीटी का, इस संधि का सिग्नेटरी नहीं है, तो फिर आप अपना एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन कैसे लॉन्च कर रहे हो। अब भारत है उस ट्रीटी का एक पार्ट है। हम इस वक्त कंसल्टिंग स्टेटस रखते हैं। दुनिया के लगभग सभी देश इसके अंदर, जो मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, वो सब अब इसके मेंबर बन चुके हैं। लेकिन अभी भी जो स्पेशल राइट्स हैं, यानी कि जो एंटार्क्टिक टेरिटरी पर क्लेम कर सकते हैं, वो केवल देश गिने चुने हैं। अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या फ्रांस, यूके जैसे देश, जो पहले के समय से, शुरुआत से अपने एक्सपेडिशंस वहां पर भेजते आ रहे हैं। अच्छा, कई बार मैं जब इस तरह के मैप डालता हूं तो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप भारत का सही मैप डालो। तो देखो, मैं मैप नहीं बनाता हूं बैठकर। मोस्टली इस तरह के जो मैप्स होते हैं, जो वर्ल्ड ट्रीटीज को दर्शाते हैं, वो मैं विकिपीडिया से लेता हूं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट रिसोर्स। उसमें आपको कलरफुल मैप्स मिल जाते हैं और वहां पर इंडिया का मैप सही से नहीं दिखाया जाता। सो अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो कोशिश करते हैं, देखो कहीं ना कहीं से बेस्ट रिसोर्स मिल जाए। इवन आई ट्राई कि जहां पर भी पॉसिबल हो कि मैप ऐसा ना हो, लेकिन अब नहीं मिल पाता हर जगह, हर चीज में भारत का मैप। अच्छा, अब एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है उसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वेरोनिका मैम ने जो वीडियो बनाया था उसको देखिए। उसमें पूरी डिटेल उन्होंने मेंशन करी है एंटार्क्टिक ट्रीटी की, वो मैं यहां पर अभी रिपीट नहीं करने वाला हूं। भारत का क्या इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूं। 1983 में भारत ने इस ट्रीटी सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। तब तक हमारा थर्ड एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया 1983 में। ऑलमोस्ट हर साल एक एक्सपेडिशन हम लॉन्च करते हैं। 84 में हमने अपना पहला एंटार्क्टिक बेस दक्षिण गंगोत्री बनाया।
1988 में कन्वेंशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ एंटार्क्टिक मिनरल रिसोर्सेज एक्टिविटीज साइन किया गया, लेकिन भारत ने अभी भी इस पर साइन नहीं किया, ना ही इसे दूसरे देशों ने रेटिफाई किया, इसीलिए ये ट्रीटी कभी फोर्स में आ ही नहीं पाई। 1989 में भारत ने अपना दूसरा बेस मैत्री यहां पर एस्टैब्लिश किया। मैत्री थोड़ा बड़ा बेस था, नया बेस था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने खुद ये सजेस्ट किया था नाम कि मैत्री नाम रखा जाए, और 1990 में जो दक्षिण गंगोत्री है वो डीकमीशन कर दिया गया, क्योंकि देखो कोई भी बेस होता है वो कुछ समय में वहां पर बर्फ में दब जाता है, इसीलिए हर देश को वहां पर अपने बेस कुछ कुछ सालों में नए बनाने पड़ते हैं। 92 में इंडिया ने प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन करी। इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो यहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें कही गई थी। मैड्रिड प्रोटोकॉल 98 से फोर्स में आ चुका है, और इसीलिए वो 1988 वाला कन्वेंशन अब हट चुका है। भारत ने 98 में नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च भी स्थापित किया, जो गोवा में है। 2012 में भारत ने अपना तीसरा और लेटेस्ट बेस भारती कमीशन किया। तो भारती बेस की ये तस्वीर है, बहुत ही शानदार तस्वीर। भारती को कमीशन किया गया, और ये देख रहे हो आप, ये सब हाइट पे इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ बर्फ जम जाती है। अभी तो कम बर्फ है, बर्फ यहाँ पर 20-30 फीट की जम जाती है, जिसके कारण सब सबमर्ज हो जाता है, तो इसको थोड़ा हाइट पे बनाया गया है। तो दक्षिण गंगोत्री पहला बेस था, ये लगभग 2500 किलोमीटर दूर स्थित था साउथ पोल से। अब ये बंद हो चुका है, इसको मेनली सप्लाई बेस के लिए यूज करते हैं, या ट्रांजिट कैम्प, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में रुकना पड़ गया इमरजेंसी में, तो उसको ट्रांजिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर था दक्षिण गंगोत्री, और अब जो मैत्री है वो उससे थोड़ा दूर बनाया गया है, और अब तीसरा वाला हमारा भारतीय बेस जो है वो यहां पर स्थित है। तो मैत्री बेस में अब ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेडिसिन, इन सब पर रिसर्च होता है। इसकी लोकेशन है शीर माशेर ओएसिस, ये इसका नाम है। और इसी बेस के पास में एक फ्रेश वाटर लेक है, जिसका नाम रखा गया है लेक प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का नाम था बचपन का, या ओरिजिनल नाम जो था उनका इंदिरा प्रियदर्शिनी था, इसीलिए उसका नाम लेक प्रियदर्शिनी रखा गया है। तो लेक प्रियदर्शिनी की खास बात यह कि यहाँ पर एक एंटार्क्टिक फंगाई मिली थी कुछ समय पहले, जिससे कहा जा रहा है कि ल्यूकीमिया की दवाइयां बनाई जा सकती है। तो इस पर अभी ऑन गोइंग रिसर्च है, कुछ और डेवलपमेंट होगा तो आपको बताएंगे। तो भारतीय बेस जो है ये लार्सेमान हिल्स के पास में स्थित है। ये नाम अगर याद रख सको तो रख लेना, लार्समान हिल्स पर भारती बनाया गया है बेस, और 2015 में इसको ओपन किया गया था, और अभी करंटली ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बेस है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।